हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो के क्लास 10th के डे 1 से आपने किस तरीके से पढ़ाई करनी है। हो सकता है आपके क्लास 9th के एग्जाम अभी चल भी रहे हो सकता है क्लास 9th के एग्जाम हो चुके हो सकता है रिजल्ट भी आ चुका हो, लेकिन डेफिनेटली आपकी क्लासेस कुछ टाइम में शुरू होने वाली है, या मे भी हो सकता है कि कुछ स्कूल्स के अंदर शुरू हो भी गई हो। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप जब भी कभी सेल्फ स्टडी करने बैठोगे क्लास 10th के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे, जो कि काफी सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं लेकर के आया हूं, आपको उनको नोट कर लेना है अपने पास, और वो आपको अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर उसको इनकलकेट करना, उसको इन्वॉल्व करना। तो उसके बाद आप ये देखोगे कि आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ता रहा है। ठीक है, कई सारी चीजें हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो। ये प्रश्न आपके मन में भी उठाओ कि किस तरीके से हम 95% से ज्यादा क्लास 10th बोर्ड्स के अंदर स्कोर कर पाए। तो आज मैं उसका जवाब आपके सामने लेकर के आया हूं कि किस तरीके से आप 95% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, यानी 98, 99, अरे 100 नंबर भी स्कोर कर सकते हो। भाई क्यों नहीं कर सकते, किया है पास्ट में। चलिए बात करते हैं कि क्लास 10th कैसी क्लास है। तो मैं ये मानता हूं कि आपको कहीं कहीं से सुनने को मिला होगा, यार ये तो बोर्ड वाली क्लास है, यार यहां पर तो 10 घंटे पढ़ना पड़ता है। 10th का मतलब 10 घंटे, 9th का मतलब 9 घंटे, ऐसा ऐसा सुनने में आता है। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को कि इस तरह के रूमर्स चलते हैं बाजार के अंदर, और बहुत कुछ आपके कानों के अंदर बोला जाता है। अरे पढ़ बैठ करके कहां जा रहा है, 10वीं क्लास है। अरे शादी में क्यों जा रहा है, 10वीं क्लास है। अरे घूमने कहां जा रहा है, 10वीं क्लास है। ठीक है, तो बात यह है कि 10वीं क्लास है, यकीनन है, बिल्कुल है। और बोर्ड भी क्या है, एक एग्जाम ही तो है। जिस तरीके से 9th क्लास के अंदर आपने एग्जाम लिया, स्कूल वालों ने आपका एग्जाम लिया, आपने एग्जाम दिया, स्कूल वालों ने ही वो एग्जाम बनाया था, स्कूल में बैठ करके आपने वो एग्जाम दिया। क्लास 10th के अंदर बस ये होगा कि कोई बाहर वाला आपका एग्जाम बनाएगा और कहीं बाहर जाकर के आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इतना ही फर्क है क्लास 9th और क्लास 10th में। और मैं आपको यकीन से बात कह सकता हूं कि क्लास 10th आपको इजी लगेगी क्लास 9 से। क्लास 10th आपको यकीनन इजी लगेगी क्लास 9th से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 9th क्लास आपको डिफिकल्ट इसलिए लगी थी क्योंकि 8th में जब आप थे ना, तो वहां पर एक टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग थी और कुछ स्टार्टिंग के कॉग्निटिव बेस्ड कॉन्सेप्ट, यानी बुद्धि को विकसित करने वाले अर्ली कॉन्सेप्ट्स आपको दिए गए थे। लेकिन जब आप 8 से 9 में जाते हो तो आपको एक जंप फील होता है। आपको लगता है अरे ये वेलोसिटी क्या चीज है, अरे वेक्टर क्या चीज है, अरे स्केलर क्या चीज है ना, अरे मोल कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, अरे ये इतने सारे कीड़े मकोड़े कैसे आ गए हमारी बायो की किताब के अंदर, डाइवर्सिटी ये चैप्टर कहां से आ गया, फाइलम वाइलम ये सब क्या होता है ना। ऐसे ही डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर आपने कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन देखा होगा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर आपने कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन देखा, तो एक जंप फील होता है और लगता है 9th क्लास बड़ी मुश्किल है यार। और बहुत कम नंबर आ जाते हैं बच्चों के। ऐसे ऐसे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जिनके क्लास 9th के अंदर मार्क्स कहीं ना कहीं कम रह जाते हैं, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर भी कम रह जाते हैं। 70%, 80% तक मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। लेकिन क्या वो भी क्लास 10th में आकर के 95% ज्यादा स्कोर कर पाएंगे क्या? डेफिनेटली कर पाएंगे। इसका आंसर है हां, आप 95% से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। अगर 9th क्लास में ऐसा नहीं हुआ तो ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि भाई हम सिंसियर नहीं थे। बात यह कि आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं थी। क्लास 10th में अगर आप स्ट्रेटेजी से चलोगे, अगर आप प्लानिंग से चलोगे, तो डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो 95% से ज्यादा 10th बोर्ड के अंदर। ठीक है ना। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब आप 8 से 9 में जाते हो तो एक डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ जाती है, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, कुछ नए तरीके आ जाते हैं पढ़ने के। आपको न्यूमेरिकल देखने मिलते हैं पहली बार साइंस के अंदर कि भैया इतने नंबर कहां से आ गए साइंस में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल कहां से आ गए, मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल कैसे आ गए, केमिस्ट्री थी ये तो बड़ी अच्छी लगा करती थी। हम तो एसिड और बेस को रिएक्ट करते थे और सॉल्ट बन जाया करता था, न्यूट्रलाइजेशन बोल देते थे इसको। लेकिन अब तो भैया ये मोल कॉन्सेप्ट आ गया है, अब तो मास आ गया, अब तो परसेंटेज निकालनी पड़ती है, अब तो वॉल्यूम निकालनी पड़ती है। तो ये सब डिफिकल्टी आपने 9th के अंदर ऑलरेडी फेस कर ली है। तो इसीलिए आपको आइडिया लग चुका है ऑलरेडी, आप उसके लिए मैच्योर हो चुके हो, आप उसके लिए ट्रेन हो चुके हो कि क्या लेवल होता है 9th और 10th का। नए कॉन्सेप्ट आते हैं, डेफिनेटली एनालिटिकल बेस्ड चीजें आती हैं, आपको एनालिसिस करना पड़ता है कहीं ना कहीं चीजों का, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने में आते हैं और आपको वो करने पड़ते हैं, है ना। तो ये आपने ऑलरेडी कर लिया है। आप क्लास 10th के अंदर जाएंगे अगर, तो आपको लेवल बहुत ज्यादा नहीं लगेगा 10th का। इवन मैं आपको ये कहना चाहूं कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इन सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आपको 9th के मुकाबले बहुत इजी लगेंगे, ज्यादा ही इजी लगेंगे कुछ। ठीक है, तो इतने ज्यादा एनालिटिकली बेस्ड, इतने ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें 10th क्लास के अंदर नहीं है। 9th क्लास के अंदर आपने 5 चैप्टर पढ़े थे फिजिक्स के, ऐसा कोई चैप्टर था जिसमें न्यूमेरिकल नहीं थे? कोई ऐसा चैप्टर था क्या? नहीं, सब चैप्टरों में न्यूमेरिकल थे। लेकिन क्लास 10th के अंदर
टोटल 5 चैप्टरों में से एक कट चुका है, अगर मान ले एक कट भी गया सिलेबस से तो 4 में से सिर्फ 2 में ही न्यूमेरिकल है, 2 बिल्कुल भी न्यूमेरिकल वाले नहीं है ना, 2 बिल्कुल ही थ्योरी बेस्ड चैप्टर हैं। तो इजी ही है फिजिक्स भी स्कोर करना, और मैथ्स की भी अच्छी तैयारी अगर आप करते हो तो वो भी इजी ही है स्कोर करना। केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं है 10th के अंदर, वो भी इजी है। और बायो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हम बायो के अंदर अपनी ही बॉडी के बारे में चीजें पढ़ रहे होते हैं, तो जो अपने बारे में पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, हम ज्यादा चीजों को रिलेट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली 10th क्लास कहीं ना कहीं 9th क्लास से आपको इजी लगेगी। पहले तो ये बात अपने दिमाग में बिठाओ, ठीक है, कि 10th क्लास आसान है, 10th क्लास इजी है। मुश्किल चीज हम देख चुके, मुश्किल चीज हम कर चुके। अब मुश्किल पता कब आएगी? अब मुश्किल आएगी जब आप 11th में जाओगे। तो आप चाहे साइंस लो, आप चाहे कॉमर्स लो, आप चाहे आर्ट्स लो, आपको एक डेफिनेटली बड़ा जंप, सिलेबस का एक बड़ा चंक, एक बड़ा बल्क देखने को मिलेगा जब आप क्लास 11 में जाओगे। तो क्योंकि वहां पर एडवांस एनालिसिस की और एडवांस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको देखने में मिलती है। खैर वो बातें हम आज करने नहीं आए आपसे, अभी तो आप क्लास 10th के अंदर आए ही हैं। स्वागत है आपका 10वीं क्लास के अंदर। और 95% से ज्यादा अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो इस स्ट्रेटेजी को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। चलते हैं हम लोग आगे और बात करते हैं भाई किस तरीके से हम क्लास 10th में अगर कंबाइन करते हैं 2 बबल्स को। कौन से 2 बबल है भाई? पहले बबल में है हार्ड वर्क और दूसरे बबल में है स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क का मतलब यह नहीं होता कि कुछ करना ही है, कुछ ना करना भी स्मार्ट होता है। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? भाई अगर हम ये चीज ना करें, हम इस चीज को करने से बच जाएं, हम इस चीज को करने से ठहर जाएं, तो वो भी एक स्मार्ट वर्क ही है। तो बात करेंगे उसकी कि किस तरीके से हमको हार्ड वर्क को और स्मार्ट वर्क को कंबाइन करके 95% से ज्यादा स्कोर करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या बातें हैं। तो यस, सबसे पहले तो हार्ड वर्क है ना। और हार्ड वर्क के बारे में आपको ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं पता था, आपको पता है कि हार्ड वर्क कैसे किया जाता है। और मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगेन आप अपने आप को रीआइटरेट कीजिए, दोबारा से लाइन पर लाइए, दोबारा से अपनी ट्रेन को ट्रैक पर लाइए। आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये काम हर बच्चा करता है। हल्की सी सीरियसनेस, हल्की सी सिंसियरिटी ज्यादा होती है 10th के बच्चे के अंदर, ज्यादा मैच्योरिटी होती है 10th के बच्चे के अंदर। तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। क्या करना है हार्ड वर्क के अंदर? अब नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जैसे ऐसा तो नहीं कि आपको नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, आपको रिकॉल करवा देता हूं, अपने पास नोट करते जाइएगा। हार्ड वर्क के अंदर आपने लेक्चर अटेंड करने हैं रेगुलर। अगर आप क्लास के अंदर ही नहीं आते ना, तो आपने वो दरवाजा ही बंद कर दिया कि जहां से नॉलेज आने वाली है। आप बात को समझिए, आपने वो दरवाजा, वो कुंडी लगा दी वहां पर आपने भैया, अब दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि आप क्लास में गए ही नहीं। तो आपने रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ठीक है। अब वो लेक्चर हो सकता है स्कूल के लेक्चर हो, आप स्कूल से कंफर्टेबल हो, स्कूल में पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है कुछ स्कूल्स के अंदर, पढ़िए, है ना। अगर स्कूल के अंदर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज वीडियोस देखिए। डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं अपनी बात नहीं करता, फिजिक्स वाला फाउंडेशन की बात नहीं करता, मैं सब चैनल्स की बात करता हूं। आप जहां से मन करे वहां से वीडियोस देखिए, ठीक है ना। और सीखने की कोशिश कीजिए। हमारा उड़ान करके एक बैच भी आने वाला है, अब रिसेंटली आ ही चुका है, कुछ ऑफर भी चल रहा है, उसके अंदर एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। तो वो वहां पर भी हम ऐप के अंदर पढ़ाते हैं, ऑलरेडी लाखों बच्चा हमसे पढ़ता है, ठीक है ना। तो उन्हीं के एक्सपीरियंसेस में कहीं ना कहीं आपके सामने लेकर के, उन्हीं के टेस्टिमोनियल्स जो मेरे पास आते हैं, जो मुझे बताते हैं कि सर हमारे 95% ज्यादा स्कोर किया। मैं पूछता हूं कैसा किया, क्या पढ़ रहे थे? तो यही बातें निकल करके आते हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो वो आपके सीनियर ही हैं, उन्हीं का ही एक्सपीरियंस है जो मुझे मिला, और ये मेरा एक्सपीरियंस खुद भी बना, जो उनका एक्सपीरियंस था वो मेरा एक्सपीरियंस भी बना, और वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो रेगुलर लेक्चर देखने हैं, स्कूल में देखो, वीडियो में देखो, या कहीं भी देखो, ट्यूशन कोचिंग जहां जाना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको रेगुलर लेक्चर अटेंड करने हैं। पहला दरवाजा तो खोल के रखना, नॉलेज का दरवाजा है। लेक्चर क्या है? नॉलेज का दरवाजा है, वो तो खोल के रखना ही है। नेक्स्ट चीज आती है सेल्फ नोट्स बनाना। आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं, किसी के खरीद के नहीं पढ़ने, किसी के मांग के नहीं पढ़ने, किसी के नकल करके नहीं पढ़ने ठीक है, बात को समझ लीजिएगा। अगर छुट्टी कर ली है लेक्चर से, है ना, हम नहीं गए आज स्कूल, हम नहीं देखा कोई लेक्चर, नहीं देखा कोई वीडियो, ठीक है ना, तो कोशिश कीजिए उसका कुछ सेकेंडरी ऑल्टरनेटिव बनाने की। रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए, लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लीजिए, लेकिन अपने नोट्स खुद बनाने हैं, टेपा टेपी नहीं करनी, किसी के मांगने नहीं है, किसी से खरीदने नहीं है, और किसी के उधार नहीं लेने, है ना। और क्या, बस समझ गए तुम बात को, ठीक है ना। अपने नोट्स खुद बनाने हैं आपको, है ना। और 9th के अंदर मैं ये मानता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि नोट मेकिंग क्या होती है, नोट मेकिंग कैसे करी जाती है, ठीक है ना। तो नोट्स आपको डेफिनेटली बनाने हैं। जो भी टीचर आ रहा है, अब जैसे आप इस लेक्चर के भी नोट्स बना सकते हो, मैं आपका टीचर हूं, पीछे लेक्चर चल रहा है, आप इसके नोट्स बनाओ, एक कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और लिखना चालू कर दो, जो पीछे लिखा है उसको लिखना चालू कर दे, यही होता नोट्स बनाना भाई
ठीक है ना। बाकी फिर उसके अंदर एडिशनल चीजें आती हैं, उसको हाईलाइट करना, कहीं पर डब्बा बना लेना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट लगी मुझको, ये टीचर ने बोला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसको स्टार लगा लिया। वो सब चीजें चलती रहेंगी नोट्स के अंदर। नोट्स और सुंदर 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 बढ़िया 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 होते रहते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं। ठीक है, तो आपने खुद के नोट्स बनाने हैं, चाहे तुम्हारी राइटिंग कितनी ही कूड़ा हो, चाहे तुमको लिखने की बिल्कुल भी आदत ना हो, चाहे तुम्हारी एकदम ही पुअर राइटिंग स्किल्स हो, इसके बावजूद भी आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं, क्योंकि वही आपका हथियार है, वही आपका औजार है जो आपको एंड मोमेंट पे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इस बात को याद रखिएगा कि अपने नोट्स खुद बनाने हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है और आपको वो चैप्टर समझ में आ गया है, टीचर उसको समझाने में सक्षम था, तुम उसको समझने में सक्षम थे, अब बारी आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने की। उस चैप्टर पर बेस्ड जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डेफिनेटली वो तो करना ही है। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो करने ही है। एनसीईआरटी क्वेश्चन करने के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं। अब प्रीवियस ईयर के लिए आप चाहो तो कोई पुरानी बुक खरीद सकते हो, डेफिनेटली खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर खरीदना इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, सबसे सही जगह पर पैसा लगा रहे हो। पहला पैसा लगाओ अपनी ट्यूशन फीस के लिए। ट्यूशन फीस मतलब जो स्कूल में भी, कहीं भी, मतलब स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां पर सबसे पहला पैसा लगाना माता पिता का, हार्ड अर्न मनी, पापा मम्मी की, वहां लगाना। और दूसरा पैसा लगाना तो बुक्स में लगाना। एनसीईआरटी बाय कर सकते हो और प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चंस की बुक बाय कर सकते हो जहां से चाहो। और नहीं बाय करनी कोई बात नहीं, पुरानी उठा ले यार, 1 साल पुरानी उठा ले, मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी। कोई 1 साल के अंदर ये नहीं कि तुम बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर कर लोगे, उससे पुरानी बुक उठा लो, 18 से उठा लो, 20 से उठा लो, 2019 से उठा लो, जहां से मर्जी उठा लो, लेकिन प्रीवियस ईयर आपको करने चाहिए। ठीक है, हर चैप्टर के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और देखो लगा करके कितने क्वेश्चन मैं खुद से लगा पा रहा हूं या लगा पा रही हूं। खुद से लगा के देखो पहले क्वेश्चंस को, उसके बाद उसका सॉल्यूशन पढ़ो। ये तरीका है पढ़ाई करने का। आगे आगे जैसे चीजें बढ़ेंगी और बातों की भी बातें करेंगे हम, किस तरीके से प्रीवियस ईयर करना है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एक चैप्टर पूरा होने के बाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। रेगुलर टेस्ट देने हैं, रेगुलर असेसमेंट करना है खुद का। ठीक है ना। अब इसको चाहो तो आप अपने स्कूल के अंदर का असेसमेंट मान सकते हो, इसको चाहो आप अपने कोचिंग, अपने ट्यूशन का असेसमेंट मान सकते हो। अगर आप पीडब्ल्यू से पढ़ते हो तो यहां पर रेगुलर टेस्ट होते हैं, हर 14 दिन में, हर 21 दिन में इस तरीके से टेस्ट होता है। एक फ्रीक्वेंसी बनी रहती है, बाद में फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाती है, हर हफ्ते टेस्ट होता है फिर। ठीक है ना, तो आपको डेफिनेटली रेगुलर टेस्ट देने हैं, अपना खुद का असेसमेंट करना है कि मुझे कितना आता है। आप खुद को नहीं बता सकते कि मुझे कितना आता है, सामने वाला आपका असेसमेंट करता है, कोई कैपेबल व्यक्ति आपका असेसमेंट करता है, तो उसके हवाले छोड़ दो इस चीज को कि भैया आप बताइए कि मुझे कितना आता है। नहीं तो हम सब तो खुद ही बहुत ज्ञानी हैं, सबको ज्ञान पता है, सब लोग ज्ञान झाड़ते हैं ना, लेकिन वो ज्ञान का आकलन, उस ज्ञान का अवलोकन जो करेगा वो सामने वाला करेगा। ठीक है नहीं, तो ये अवलोकन बहुत जरूरी है, रेगुलर टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इससे आप अपने मार्क्स को असेस कर पाओगे, आप अपने वीक एरियाज को ढूंढ पाओगे और उस वीक एरिया पर वर्क कर पाओगे। ठीक है, जितनी चीजें पीछे लिखी हैं उससे ज्यादा चीजें वो है जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, इनको भी नोट करना। ये भी होता है नोट्स बनाना। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि जो पीछे लिखा वो छाप दिया, जो आपको मेरी बात में इंपॉर्टेंट लगा वो भी लिख लिया, चाहे वीडियो पॉज करके लिखा। ठीक है, तो रेगुलर असेसमेंट आपने करना है और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उसको लिस्ट डाउन करना है। मैं लिख भी देता हूं यहां पर। ठीक है जी, लिस्ट डाउन करना है आपने वीक एरियाज को, लिस्ट डाउन वीक कॉन्सेप्ट्स। देखो कॉन्सेप्ट वीक नहीं होते, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, हम ही कहीं ना कहीं वीक होते हैं उसको पकड़ने में। ठीक है, तो उसको आपने कहीं ना कहीं क्या करना है, स्ट्रांग करना है, बार बार पढ़ के, रिपीटेडली पढ़ करके उसको आपने स्ट्रांग करना है। एक जगह से समझ नहीं आया दूसरी जगह भाग जा, दूसरी जगह समझ नहीं आया तीसरी जगह भाग जा, है ना। ये काम तब करना जब एक जगह से 2-3 बार पढ़ चुके हो और तब भी समझ ना आए। एक जगह से 2-3 बार पढ़ने के बाद भी समझ ना आए तो दूसरी जगह जाकर के पढ़ लेना, कहीं ना कहीं से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट बारी आते हैं रिवीजन की। ठीक है ना, ये रिवीजन कैसे करना है ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत बहुत लंबी चीजें हैं रिवीजन कैसे करना है, तो इसकी कभी ना कभी और बात हम लोग करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि आपने रिवीजन जो करना है वो रेगुलरली करना है। आप रिवीजन को ये मत समझिएगा कि भाई जब पेपर आते हैं उससे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। और कुछ बच्चे तो ये करते हैं कि पेपर आने से पहले पढ़ाई करते हैं। मैंने कहा पढ़ाई तो भाई पूरे साल ही करनी है, लेकिन पूरे साल अफवाहों से बच के रहना है, र्यूमर से बच के रहना है, वो सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। लेकिन रिवीजन आपने रेगुलर करना है। जब आपको लगे कि आपके 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आप उठा के रिवीजन कर लो उन चैप्टर्स का। इस तरीके से ओल्ड चैप्टर्स का रिवीजन आपने रेगुलरली करना है। ये हार्ड वर्क है, इसमें पसीना निकलता है।
ठीक है ना, ये आपको करना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर आपने 95% स्कोर करना है तो ये कोई गोली नहीं है जो बाजार में मिली और खाली और 95% नंबर आ गए, रिपोर्ट कार्ड के ऊपर लिखा आ गया है ना, रिजल्ट में लिखा आ गया इंटरनेट पर कि भाई 95% आ गए सब सब्जेक्ट्स के अंदर। ऐसा नहीं होता भैया, पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। आगे चलते हैं, स्मार्ट वर्क की बात करते हैं। अब स्मार्ट वर्क के अंदर दोनों बातें इंक्लूड है, क्या करना और क्या नहीं करना, ठीक है ना। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या नहीं करना है, ठीक है ना। ये हमको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि हमको क्या नहीं करना है अगर हमको स्मार्ट बनना है तो, है ना। तो स्मार्ट अगर बनना चाहते हो बेटा, बैकलॉग मत आने देना कभी भी। ये बैकलॉग क्या होता है सर? बैकलॉग बेटा तब आता है जब हम कहीं ना कहीं आलस कर जाते हैं, है ना, हम कहीं ना कहीं लेक्चर्स को स्किप करके कुछ और कामों में चले जाते हैं, कुछ और जरूरी काम होते होंगे जरूर, है ना, वहां चले जाते हैं हम, है ना। कभी शादियां अटेंड कर लेते हैं, कभी घर का ही कुछ फंक्शन होता है, इसके पीछे कुछ जेन्युइन रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे हम मेडिकल रीजन को मान सकते हैं कि एक जेन्युइन रीजन है, घर का कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हम लेक्चर्स को नहीं देख पाए, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है इसके पीछे का रीजन। लेकिन हां, अगर इसके पीछे की आपकी मक्कारी है, इसके पीछे का आपका आलस है, इसके पीछे के आपके दूसरे सुख हैं जो आपको ज्यादा प्रेफर करने थे लेक्चर से ज्यादा, तो भाई कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो और आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। दिस इज नॉट अ पर्सन ऑफ स्मार्टनेस, ऐसा स्मार्टनेस वाला पर्सन उसको बोलेंगे नहीं। तो बैकलॉग आपने नहीं आने देने, क्योंकि बैकलॉग जब इकट्ठे होते हैं तो ये ऐसे इकट्ठे होते हैं कि कभी खत्म नहीं हो पाते। इनको खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है बैकलॉग्स को, और ये आपके रेगुलर लेक्चर्स के अंदर भी कहीं ना कहीं दखल देते हैं और आपकी पूरी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो प्लीज कोशिश करिएगा कि रेगुलरली आप लोग लेक्चर अटेंड करें, और जब ऐसा होगा तो बैकलॉग नहीं आएंगे। बैकलॉग ना आने का रीजन सबसे पहला ही यही है, तरीका ही यही है कि आपने रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ठीक है। तो बैकलॉग नहीं होने देना, ऐसा एक स्मार्ट वर्क आपने जरूर करना है। दूसरी बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। 10th क्लास के अंदर जाकर के बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हम सभी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो हम बहुत सारी जगह पर और सुख लेने के लिए भटकते हैं, जैसे हम लोग गेमिंग में घुस जाते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, मैं खुद भी ऐसे ही था, गेमिंग में घुस जाते हैं, गेमिंग करने लगते हैं, है ना, और कई कई घंटों तक गेम के आगे बैठे रहते हैं। कभी मोबाइल गेमिंग हो सकती है वो, या पीसी गेमिंग हो सकती है, बस बहुत लंबे टाइम तक उसके अंदर बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी स्टडी को हैम्पर करते हैं। बचना है ऐसे डिस्ट्रैक्शन से। मुझे पता है आप लोगों का पैशन हो सकता है, मुझे पता है आप लोगों का सपना हो सकता है कि एक अच्छा गेमर बनना है, लेकिन बेटा 10th करना भी किसी का सपना है, किसी की जरूरत है, वो भी देख लो, वो भी कर लो, ठीक है। तो और अच्छा स्कोर करोगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो सभी के लिए सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा, है ना। तो एक चौड़ बढ़ाने के लिए आपको 10th के मार्क्स तो चाहिए भाई, है ना, चौड़ बढ़ाने के लिए, है ना, समाज में अपनी चौड़ बढ़ाने के लिए, अपना सीना चौड़ा करके घूमने के लिए, और आपके माता पिता का भी सीना चौड़ा होगा, वो करने के लिए तो भाई डिस्ट्रैक्शन से कुछ समय के लिए बच जाओ। मैं आपको ये नहीं कहता कि भाई आपने इंस्टाग्राम बंद कर देना है, आपने स्नैपचैट बंद कर देना है, आपने ये वो सारे जो चीजें हैं वो आपने बंद कर देनी है, ऐसा नहीं है। आप उन चीजों को डिले कर सकते हो जितना हो सके उतना। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अच्छी चीजों को डिले कर देते हैं, लेकिन खराब चीजों को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये आपने अपने मन को समझाना है कि हाँ ठीक है, मैं इंस्टाग्राम चलाऊंगा, मैं उसको स्क्रॉल करूंगा, है ना, मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखूंगा, स्क्रॉल करूंगा, मैं गेम भी खेलूंगा, मैं सब कुछ करूंगा मम्मी, मैं सब कुछ करूंगा पापा, लेकिन मैं पढ़ाई सबसे पहले करूंगा। मैं पढ़ाई का टाइम किसी और जगह पर नहीं दूंगा, और पढ़ाई का कितना टाइम देना है वो मैं आपको समझा रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं, उतना आपने डेफिनेटली देना है, क्योंकि हम उतना भी नहीं देते। बात यह है, हम उतना भी नहीं देते जितना मैं आपको कहूंगा देने के लिए। मैं नहीं कहूंगा 10 घंटे पढ़ो, मैं नहीं कहूंगा 12 घंटे पढ़ो, कभी भी नहीं पढ़ो, मत पढ़ो बिल्कुल भी, 10-12 घंटे नहीं पढ़ना। मैं क्लास 12th के अंदर जब था और जेई की तैयारी कर रहा था, जब जेई नहीं होता था, AEEE और IIT होता था उस टाइम पर, तो जेई मेन एडवांस ये सब नहीं होता था उस टाइम पर, तब भी मैं 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ता था दिन में, एंड आई स्कोर्ड वेल, है ना। तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं और दूसरे बच्चों का भी शेयर कर रहा हूं कि भाई वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे नहीं पढ़ते। टॉपर 10-10 घंटे 12-12 घंटे नहीं पढ़ता, टॉपर स्मार्ट वर्क करता है, वो रेगुलर पढ़ता है, वो कंसिस्टेंसी से पढ़ता है, वो शुरू से पढ़ता है, और वो थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, थोड़े थोड़े घंटे निकाल करके पढ़ता है। तो ऐसा ही करना है आपको भी, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से बचना है आपको। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस होती है, मैं XYZ सबके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप भी समझते हो कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं सबका नाम लेके नहीं बोलता, लेकिन आप भी समझते हो कि वो चीजें जिस एज में अच्छी लगती हैं वो उसी एज में होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी पढ़ाई का टाइम है तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए, उन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहिए। तीसरी बात करते हैं हम लोग, बच्चों की आदत होती है बहुत सारी बुक्स कलेक्ट कर लेने की। दीदी ने 10th करी थी, किताबें इकट्ठी कर ली। भैया ने 10th करी थी, किताबें इकट्ठी कर ली। पापा ने बोला हाँ भाई 10वीं क्लास शुरू हो रही है, चले किताबें लेने, हाँ पापा चलो, बैठे और चल पड़े, और किताबें ये भी RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये वो सारी किताबें उठा करके ले आते हैं। नहीं करना ऐसा आपको। आपने बुक्स कलेक्ट नहीं करनी, यू आर नॉट अ लाइब्रेरी।
आप लाइब्रेरी नहीं है। मैं हमेशा से बात बोलता हूं कि 100 किताबों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पढ़ो। तो आपको मैक्सिमम 1 या 2 ही किताबें लानी है, उसमें से पहली किताब आपकी एनसीईआरटी ही होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और मत उठा लाना बाजार से, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ाई करनी ही है डेफिनेटली। उसी में से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, उसी में से एनालिटिकल क्वेश्चंस, उसी में से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपने ये नहीं छोड़ना है। इसके अलावा सेकंड रिफ्रेशर अगर चाहो ले सकते हो, मैं प्रेफर नहीं करता रिफ्रेशर के लिए आपको कहना, लेकिन ये दूसरी बुक आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक जरूर होनी चाहिए। लेकिन इसको आप आज मत खरीदना, जिस टाइम आप इसको खरीदो साल की शुरुआत में, उस टाइम आप इसको आज मत खरीदना। इसको खरीदना जब कभी एग्जाम आपके आने वाले हो, उससे 1 महीना 2 महीना पहले, ठीक है ना। या जब भी आपको लगे कि भाई नया एडिशन मार्केट में आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तब उसको बाय कर लो, ठीक है। और नया जाके बाय करने से अच्छा तो मैं ये बोलूंगा कि आप पुरानी किताबें लो और उसी में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वही रहना है हर साल, उसके अंदर नए नए साल के क्वेश्चन जुड़ते जाते हैं, तो नए साल के क्वेश्चन तो बहुत कम होते हैं। आप पिछले साल वाली बुक उठाओ, सस्ती भी पड़ेगी, माता पिता की जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो भी कम यूज होगी, है ना। तो उनका भी सोचते हुए और सबका सोचते हुए अपने घर को लाइब्रेरी बनाने की जरूरत नहीं है, बुक्स इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, काम की ही किताबें लिए और उन्हीं से पढ़ा, ठीक है। कौन कौन सी ली? एनसीईआरटी ली, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर ली। कोई रिफ्रेशर लेना चाहोगे एनसीईआरटी की लैंग्वेज सर हमको समझ नहीं आ रही, हमको लेक्चर भी नहीं देखने, हमको स्कूल में भी नहीं पढ़ना, तो ठीक है, रिफ्रेशर से आप कहीं ना कहीं सहायता ले सकते हो। बात करते हैं नोट्स कलेक्ट करने की। मैंने आपसे पहले ही बोला कि नोट्स अपने खुद के होने चाहिए, किसी से मांगे हुए नहीं, किसी के इकट्ठे किए हुए नहीं कि हम गए दोस्त से उसके भी नोट्स उठा करके ले आए, डाउनलोड कर लिए इंटरनेट पर भी, कोई यूट्यूबर आकर के बोला मेरे नोट्स भी खरीद लो तो उसके भी खरीद लिए। ये काम नहीं करना आपने, अपने नोट्स खुद बनाने और अपने नोट्स पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। इतना देख लेना। कलेक्शन किसी भी चीज की ठीक नहीं होती भाई, ठीक है, ना बुक्स की, ना नोट्स की, ना इमोशंस की, ठीक है। तो नोट्स नहीं इकट्ठे करने, बुक्स भी नहीं इकट्ठी करनी, अपने नोट्स पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। र्यूमर्स पर ध्यान नहीं देना। र्यूमर्स क्या? 10th क्लास तो बहुत मुश्किल होती है, 10th क्लास तो भाई एक बोर्ड वाली क्लास है, 10th क्लास के अंदर तो यार 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, ये तो होती नहीं है। हाँ, पिछले साल तो ये वाला ना पेपर लीक हो गया था, क्या पता इस बार भी हो जाए है ना। ऐसे किसी भी र्यूमर पर आपने विश्वास नहीं करना भैया, ये सब कहानियां हैं, ये सब भटकाने के तरीके हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 10th क्लास एक आसान क्लास है, एक इजी क्लास है, अगर ढंग से पढ़ी जाए तो, अगर स्ट्रेटेजी को ढंग से फॉलो करा जाए तो एक स्ट्रेटेजिक क्लास है। पसीने से ज्यादा ये स्ट्रेटेजी लगवाएगी आपकी, ठीक है जी। और 10-10 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बताऊंगा कितने घंटे पढ़ना, बस उतना ही पढ़ना, लेकिन रेगुलर पढ़ना, बात ही है, ठीक है। तो र्यूमर्स पर विश्वास नहीं करना, ओके। बोर्ड की क्लास है, डेफिनेटली है। बोर्ड का पेपर क्या होता है? 9th का पेपर घर वालों ने बनाया, यानी होम स्कूल वालों ने बनाया, अपने ही लोग थे वो, और अपनी जगह पर जाकर के उसको दिया। 10th में कहीं और जाकर के देना है, बात खत्म। कोई और बना रहा है और कोई और असेस कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इतना ही फर्क है, डिफिकल्टी लेवल कम ही है ठीक है। तो र्यूमर्स पर यकीन मत करना, टीचर्स पे ट्रस्ट करना, खुद पे ट्रस्ट करना, नोट्स पे ट्रस्ट करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पूरे साल जरूरी है, पूरे साल जरूरी है। ये नहीं कि पेपर के दिन हमको कॉन्फिडेंस रखना है, पूरे साल कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, उससे रिजल्ट आ रहा है, रेगुलर टेस्ट की असेसमेंट आ रही है, तो बस ठीक है। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो, वो भी ठीक है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो भी ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो भी ठीक है, हमारे नोट्स जो है वो भी ठीक है, और टेस्ट के नंबर भी ठीक आ रहे हैं, तो सब ठीक है। अगर यहां पर कहीं गड़बड़ हो तो फिर आपको काउंसिल करना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहां पे गलती है। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म खराब है, सामने आने वाला टीचर खराब है, या मेरी कुछ समझ में खराबी है, या मेरे नोट्स खराब है, या मैं टेस्ट ठीक से नहीं दे रहा, तो फिर आपको फ्लॉ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है। तो र्यूमर्स पर विश्वास नहीं करना ये जो चीज है ये बड़ी खतरनाक है, ये भी नहीं करना आपने। ये क्या? ये है प्रोकास्टिनेशन। सर ये क्या होता है? हिंदी लिख देता हूं इसकी। प्रोकास्टिनेशन की हिंदी होती है टालम टोल, टालना, काम को टालना, ठीक है। प्रोकास्टिनेशन भी मार देती है स्टूडेंट को, प्रोकास्टिनेशन भी कहीं ना कहीं आपको अपने मार्ग से दूर कर देती है, अपने पथ से भटका देती है। किस चीज की टालम टोल करते हैं हम टालम टोल करते हैं डायग्राम की प्रैक्टिस करने की, बाद में कर लेंगे, मैप वर्क की प्रैक्टिस करने की बाद में कर लेंगे, और बाद में कभी नहीं होता, एग्जाम पास आ जाता है और वो कहीं ना कहीं छूट जाता है, कहीं ना कहीं रह जाता है। आखिरी के मोमेंट में मैप वर्क देख रहे होते हैं, आखिरी के मोमेंट पे डायग्राम देख रहे होते हैं, हमें बनाना नहीं आता होता, हमें लेबल करना नहीं आता होता, उसको भूल भाल जाओगे भाई, सब कुछ भूल भाल जाओगे जिस टाइम एग्जाम आएगा। तो जो चीज जब करनी जरूरी है वो चीज तब करनी है, और यह बात आपको आपका टीचर बताएगा कि कब चीज करनी क्या जरूरी है। जब टीचर ने मैप वर्क करवाया बेटा वो उसी दिन जरूरी है,
जब टीचर ने डायग्राम बोर्ड पे बनाया है, लेबल किया है, उसी टाइम वो जरूरी है, उसी टाइम उसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। प्रोकास्टिनेट मत करिए चीजों को, टालिए मत चीजों को, ठीक है? नहीं टाल पाओगे, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं टाल दूंगा, आप सोचोगे कि आज नहीं पढ़ना कल पढ़ लेंगे, आज नहीं करना कल कर लेंगे, पेपर के आने से 10 दिन पहले कर लूंगा, अभी रहने दो, अभी आलस कर लेता हूं, अभी कुछ और काम कर लेता हूं, ठीक है ना? वो कहीं ना कहीं आपको एक डिफेंसिव मोड में ले जाएगा, अटैकिंग मोड में आप नहीं रह पाओगे, ठीक है जी? तो अटैकिंग मोड में चलना है, डिफेंसिव मोड में नहीं चलना, डरे डरे सहमे सहमे नहीं चलना, दबे दबे नहीं चलना, आगे बढ़ना शेर की तरह, ठीक है? तो प्रोकास्टिनेशन यानी टालम टाल मत करना, ठीक है? जहां जहां आपको बताया मैंने वो आप समझ गए, कहां कहां जगह पर आप टालम टोल करते हो वो आप मुझसे बेटर जानते हो, ठीक है? करना क्या है अब बात करते हैं। नहीं करना तो सर बहुत सारी बातें हो गई, अब स्मार्ट वर्क में है क्या, हमको करना क्या है? स्मार्ट वर्क में भैया टाइम टेबल बनाना है, वो भी पॉसिबल वाला। इसको मैं टाइम टेबल नहीं कहता, इसको मैं टारगेट टेबल कहता हूं, क्योंकि टाइम वाली टेबल जो होती है वो कभी पॉसिबल होती नहीं। आप खुद में देखते होगे ये चीज, या नहीं देखी तो करके देख लेना, आप टाइम टेबल बना के देख लो कितने दिन फॉलो होता है, देख लेते हैं। तो टाइम टेबल की जगह आप टारगेट टेबल बनाइए, टाइम उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। टाइम आप आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, कम ज्यादा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन आप टारगेट टेबल जरूर बनाओ, यानी पॉसिबल वाला टाइम टेबल जरूर बनाओ। इम्पॉसिबल सा टाइम टेबल मत बनाओ कि मैं 6 बजे उठूंगा, भाई आज तक नहीं उठा तू, अब कैसे उठेगा? मैं रात को 12 बजे सो जाऊंगा, मैं 11 बजे ही सो जाऊंगा, फिर जल्दी उठ के पढ़ूंगा सुबह 4 बजे, कब उठा तू लास्ट? कब सोया 11 बजे? कब तूने स्क्रोलिंग छोड़ी इंस्टाग्राम वाली, है ना? तो करो वो जो पॉसिबल हो, करो वो जो आपके शेड्यूल के अंदर कोई ड्रास्टिक चेंज ना लेकर के, क्योंकि जब ड्रास्टिक चेंज होगा ना तो आपकी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आएंगे। आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, आपका खाना पीना डिस्टर्ब हो सकता है, आपका हाजमा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है ना? जो सुबह की मॉर्निंग की वो जो हल्कापन होता है, वो हल्कापन भी हो सकता है वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है? तो कोई भी ड्रास्टिक चेंज आपको नहीं करना, हौले हौले चेंज लाना, अगर लाना भी है। जल्दी उठना अच्छा है, पता है सबको अच्छा है, रात को जल्दी सोना अच्छा है, सबको पता अच्छा है, मोबाइल को छोड़ देना 1 घंटा 2 घंटा चला करके अच्छा है, सबको पता अच्छा है, ठीक है ना? लेकिन अगर बहुत जल्दी से कोई ड्रास्टिक चेंज लाओगे, कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे भाई। तो चेंज लाओ, लेकिन हौले हौले चेंज लाओ, वो लाइफस्टाइल चेंज है। और लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं घर के माहौल के हिसाब से, घर की स्ट्रिक्टनेस के हिसाब से, माता पिता का क्या स्टाइल है उस हिसाब से। तो मैं वो बातें करने नहीं आया, मैं आपके घर में घुसने नहीं आया, मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं, और मैं ये बताने आया हूं कि आपने पढ़ना कैसे है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि टाइम टेबल की जगह टारगेट टेबल बनाना प्रेफर करता हूं मैं, और मैं आपको भी कहता हूं कि भाई टारगेट टेबल बनाइए। मैं मोस्ट ऑफ द बच्चों से बात कर रहा हूं, कुछ बच्चे हैं ऐसे जो जल्दी भी पढ़ते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है ना? लेकिन अपनी नींद रोक करके, अपना खाना पीना रोक करके अगर आप केवल पढ़ाई में ही अपना समय, अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है ना? तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी ड्रास्टिक चेंज आप लेकर के आओ अपने शेड्यूल के अंदर, अपनी आदतों के अंदर। धीरे धीरे हैबिट बनती हैं और धीरे धीरे चेंज भी होती हैं, ठीक है? तो वो होती रहेंगी जब आप विल पावर अपनी स्ट्रांग रखोगे तो, ठीक है? खैर, टारगेट टेबल बनानी है, कैसे बनानी है बताऊंगा। बी कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट का मतलब आपको जूझते रहना है, कंसिस्टेंट का मतलब अगर छूट गया है तो उसको रिपेयर भी करना है। बैकलॉग आ गया तो उसको रिपेयर करो, अटैक एंड डिस्ट्रॉय इट, अटैक करो और मार डालो उसको। अगर बैकलॉग आया है तो, है ना? अगर 1 हफ्ते का बैकलॉग आया है, 15 दिन में मार दो। 15 दिन का बैकलॉग आया है, 1 महीने मार दो। 1 महीने का बैकलॉग आया है, 2 महीने मार दो। डबल टाइम लो, एक घंटे का लेक्चर उसको देखो और तोड़ करके खत्म कर दो बैकलॉग को। ये आपके हाथ में है। फिर 2 टाइम टेबल, 2 टारगेट टेबल बनेंगी। फिर एक टारगेट टेबल आपकी रेगुलर वाली और एक टारगेट टेबल आपकी बैकलॉग वाली, और वो दोनों आपको साथ साथ चलानी पड़ेंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है जी? तो कंसिस्टेंट रहना है, बैकलॉग आने ही नहीं देना, सबसे बड़ी बात तो ये है। और अगर आया है तो उसको फोड़ डालना भी एक कंसिस्टेंसी है, एक कंसिस्टेंसी ये भी है, ठीक है ना? कि आपको बैकलॉग फोड़ देना है, अगर आया है तो जल्दी से जल्दी आपको निपटा देना है। बैकलॉग अगर आया तो आ सकता है, देखो जेन्युइन रीजन हो सकते हैं बैकलॉग आने के, है ना? तो फिर कंसिस्टेंट रह करके उसको फोड़ देना है। रेगुलर रिवीजन करना है आपने पुराने चैप्टर्स का। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं कि आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए, अप्रैल का एंड आ चुका है या मई का एंड आ चुका है ना? आपने 2 या 4 चैप्टर मान लेते हैं आपने पढ़ लिए। अब उन 4 चैप्टरों का एक इकट्ठा रिवीजन उसी टाइम करना है आपने। अगर स्कूल का टीचर करवा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं करवा रहा खुद करो। ट्यूशन का टीचर करवा रहा है अच्छी बात है, नहीं करवा रहा है खुद करो। कोचिंग वाला टीचर करवा रहा है, नहीं करवा रहा है खुद करो, ठीक है ना? खुद से रिवीजन आपने उठाना है। हर 2-2, 3-3 चैप्टरों के बाद पुराने चैप्टर रिवाइज करना, नहीं तो भूल जाओगे भाई। इतने चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं कम से कम मैथ्स के, 13 चैप्टर कम से कम साइंस के हैं, और 20, 21, 22 पता नहीं कितने चैप्टर तो एसएसटी के हैं, 24, 25 चैप्टर उसके। कैसे रिवाइज करोगे? अब पूरा का पूरा कोर्स आता है,
अब टर्म 1 टर्म 2 भी नहीं है कि आधा आधा तोड़ दिया, और आधा तोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पुराने चैप्टरों को भूलना नहीं है, उनको अपने माइंड में जिंदा रखना है, और जिंदा रखने के लिए उसको बार बार बुलाना पड़ेगा, बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। तो रिकॉलिंग डेफिनेटली कुछ कुछ टाइम के बाद आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो यहां मैंने क्या लिखा है, रेगुलर रिवीजन करना किसका, ओल्ड चैप्टर्स का। ओल्ड चैप्टरों को आपने उनके हाल पर नहीं छोड़ देना। अगर आप उनको बार बार रिकॉल करते रहोगे, याद रहेंगे, नहीं रिकॉल करोगे तो भाई आपको फिर मैराथन में आना पड़ेगा 12 घंटे वाली। ठीक है ना, फिर आपको किसी ना किसी का सहारा उस टाइम पर आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा ना हो, आप खुद से ही सेल्फ स्टडी से ये 95% से ज्यादा स्कोर कर पाओ, मेरी ये आशा है ना। तो इसलिए रेगुलर रिवीजन आप लोगों ने पुराने चैप्टर्स का डेफिनेटली करना ही है। तो ये था स्मार्ट वर्क के क्या करना और क्या नहीं करना। टारगेट टेबल की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पढ़ाई 10 घंटा नहीं करनी है 10th के लिए, पढ़ाई करनी है 3 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा। हद से हद अगर आप एक स्लो लर्नर भी हो, अगर आप धीरे धीरे भी चीजों को सीखते हो, आपको बार बार चीजें देखनी पड़ती है, तो भी 3.5 घंटा। मैंने इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है 2 घंटा और 1.5 घंटे के 2 स्लॉट में। ठीक है, और ये 2 स्लॉट आपको रोज निकालने हैं अपनी टारगेट टेबल में से। बहुत सारे काम है ना भैया, इंस्टाग्राम भी चलाना है, खेलना कूदना भी है ना, दोस्तों के साथ बाहर मोमोज खाने भी जाना है, स्कूल भी जाना है, असाइनमेंट भी करने हैं, सब कुछ करना है। लेकिन भैया ये टाइम आपको निकालना पड़ेगा सेल्फ स्टडी करने के लिए। कितना, 2 + 1.5, 2 घंटा। तब 2 घंटा उस चैप्टर का जो कि ज्यादा फ्रीक्वेंटली आता है, और 1.5 घंटा या 1 घंटा उस चैप्टर का। 1 से 1.5 है ये, मैं पूरा 1.5 नहीं है, 1 से 1.5 है। 1 से 1.5 वो जो कम फ्रीक्वेंसी वाले चैप्टर हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इसका। सबसे पहले एक करके हम लोग चलते हैं। आप अपना पूरा कोर्स वॉच कीजिए, आज ही वॉच कीजिए। ठीक है, आज ही देखो मेरा पूरा कोर्स कितना है, मेरे फिजिक्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं, मेरे केमिस्ट्री में कितने चैप्टर आ रहे हैं, मेरे बायो में कितने चैप्टर आ रहे हैं, मैथ्स में कितने चैप्टर हैं, एसएसटी में कितने चैप्टर हैं, उसमें से हिस्ट्री, सिविक्स, पोल साइंस, इको में कितने चैप्टर हैं, हिंदी में कितने और इंग्लिश में कितने हैं। एक बार उसको देखो तो सही, सिर्फ देखने को बोल रहा हूं मैं, एक बार उसको देखो, वॉच करो। सिर्फ पहला पॉइंट क्या है, वॉच योर कोर्स। एक बार देखो कि कितने हैं। ठीक है, इतना हो गया काम, देख लिया, बाहर निकाल लिया। बेशक से आपने स्क्रीन पर देखा हो या आपके पास प्रिंट आउट हो या जैसा भी हो, प्रिंट आउट हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर टाइम स्क्रीन के सामने भी नहीं अच्छा रहता बैठना। ठीक है, तो एक बार देख लिया, बढ़िया। डिवाइड करो उन चैप्टर्स को, कोशिश करो टॉपिक वाइज डिवाइड करने की। टॉपिक वाइज अभी डिवाइड नहीं होते क्योंकि अभी पढ़े नहीं है सारे चैप्टर सर, टॉपिक वाइज कैसे डिवाइड करें। तो जो पढ़ लिए हैं या जो पढ़ते जा रहे हो उनको टॉपिक वाइज डिवाइड करते जाओ। ठीक है, और टॉपिक वाइज भी डिवाइड ना करना तो कोई बात नहीं, चैप्टर वाइज तो डिवाइड कर लो कोर्स को, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है या लाइट एक चैप्टर है, तो भाई हाँ वो एक चैप्टर है, उसमें ये इंटरनल टॉपिक्स हैं। उसमें रिफ्लेक्शन पढ़ना होता है, ठीक है, उसमें स्फेरिकल मिरर पढ़ना होता है, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल करने होते हैं स्फेरिकल मिरर के, ठीक है, रिफ्लेक्शन वाले। फिर हमको रिफ्रैक्शन पढ़ना होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज पढ़ना होता है, ठीक है, पावर ऑफ द लेंस पढ़ना होता है, ठीक है। ये 8 कोर टॉपिक हैं, उनको लिस्ट डाउन कर सकते हो, करो। चैप्टर वाइज, चैप्टर को तोड़ दो, टॉपिक वाइज तोड़ दिया, ठीक है। मेक वीकली या डेली टारगेट्स। अब आपको वीकली टारगेट शुरू करना, अगर कभी भी जिंदगी में टारगेट टेबल नाम की कोई चीज नहीं बनाई है शुरू में, अगर आपने कभी भी कोई टाइम टेबल नहीं बनाया, तो सबसे पहली चीज आपको वीकली टारगेट सेट करने चाहिए कि भाई मैं वीक लगाऊंगा, फिजिक्स का एक चैप्टर निपटा दूंगा, उसी हफ्ते में केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर निपटा दूंगा, उसी हफ्ते में बायो का भी एक चैप्टर निपटा दूंगा, उसी हफ्ते में मैथ्स के 2 चैप्टर भी निपटा दूंगा। अब हफ्ते का टारगेट है यार, हफ्ते का टारगेट। हफ्ते का टारगेट का मतलब क्या हो गया, 3 साढ़े 3 घंटे हैं, है ना, यानी आपके तो 25 घंटे हैं। 25 घंटों को आप डिवाइड कर सकते हो चैप्टर वाइज। मैथ्स को मुझे इतना टाइम देना है, और कितना देना है वो भी आपको बता ही रहा हूं मैं, ठीक है, कितना देना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज चीजों को तोड़ लेना है, और अपने आप को एक वीकली टारगेट दे देना है। वो आप लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं आज तक अपना फोन बाहर पड़ा है, फोन में मैं आज तक अपना वीकली टारगेट बनाता हूं, अभी भी, और कई सालों से बनाता आ रहा हूं मैं, कि मुझे इस हफ्ते क्या क्या करना है, इस हफ्ते मुझे यहां जाना है, इस हफ्ते मुझे बैंक भी जाना है, इस हफ्ते मुझे ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं, इसमें मुझे आधार कार्ड को एड्रेस चेंज, नाम चेंज करवाना, जो जो चीजें मतलब वो सब मैं नोट डाउन करके रखता हूं अपने पास, और उसको कोशिश करता हूं कि उसी वीक के अंदर निपटा दिए जाएं, चाहे वो मैं जैसे भी करूं। मेरे लेक्चर्स का पूरा शेड्यूल, मेरे हफ्ते के जितने लेक्चर होते हैं वो पूरा शेड्यूल मैं अपने पास हफ्ते का रख के रखता हूं, लिख के रखता हूं पहले से, कि मेरे इस हफ्ते में ये शेड्यूल है। तो आप क्यों नहीं कर सकते ये? आप भी कर सकते हो कि मुझे हफ्ते में ये पढ़ना है, या हम कर सकते हैं कि मुझे हफ्ते में ये पढ़ाना है, ये काम करना है, तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। तो बनाओ, कोशिश तो करो, वीकली बनाओ। वीकली के बाद फिर तुम डेली टारगेट, जब एक बार वीकली टारगेट पूरे होने शुरू होंगे ना, एक कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर, तुम डेली टारगेट भी पूरे कर सकते हो उसके बाद,
इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और हो सकता है किसी टाइम पर, मुझ में तो नहीं आया अभी तक कि आर्ली टारगेट भी पूरे कर लें मुझ में तो नहीं आया, लेकिन हाँ हो सकता है आपके अंदर आ गया हो, आ जाए करने के बाद, ठीक है। तो वीकली या डेली टारगेट अकॉर्डिंग टू यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, वो आपको देखना पड़ेगा। आपका यूनिट टेस्ट नजदीक आ रहा है या ट्यूशन में टेस्ट नजदीक आ रहा है या कहीं कोचिंग में टेस्ट, या फिर पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हो तो वहां पर टेस्ट कब आ रहा है, उसके हिसाब से आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। टेस्ट की तैयारी कर रहे हो ना, तो टारगेट भी उसी के हिसाब से बनेगा। टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो टारगेट भी उसी के हिसाब से बनेगा, है ना। तो टारगेट आपको बनाना है हाफ ईयरली के हिसाब से, कुछ अलग टारगेट होगा, अलग तरीके से वीक का शेड्यूल चलेगा, प्री बोर्ड का कुछ अलग तरीके से चलेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस पेपर के लिए कब तैयारी कर रहे हो, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इस हफ्ते में मैं ये कर जाऊंगा, इन 3 दिनों में मुझे ये करना है, इन 4 दिनों में मुझे ये करना है, कल में मुझे ये करना है। इस तरीके से आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको किसकी देनी है। तो भैया अगर आप एक रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, जो कि मैं मानता हूं आप अगर इस वीडियो को यहां तक सुन रहे हो तो आप एक रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट तो हो, आपको ये बातें सीरियस लग रही हैं और कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में बैठ रही हैं, और वही मेरा मोटिव है, वही मेरा मोटिव है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मैथ्स और एसएसटी को देनी है। कारण एक तो मैथ्स है यार, वो एक तो वो मैथ्स है, नहीं मैथ्स से डरना नहीं है। मैथ्स इसलिए बोल रहा हूं, मैथ्स बेस के साथ मैथ्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई मैथ्स के अंदर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है न्यूमेरिकल की, रेगुलर प्रैक्टिस आपको वर्ड प्रॉब्लम्स की करनी पड़ती है, रेगुलर प्रैक्टिस आपको मैथ्स के सम्स की करनी पड़ती है, अलजेब्रिक इक्वेशंस की करनी पड़ती है। तो भाई उसमें समय लगता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा फ्रीक्वेंसी मेंटेन किसकी करनी है, मैथमेटिक्स की ज्यादा फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी है। एसएसटी में चैप्टर बहुत सारे हैं, इसीलिए मैंने इसको रखा है। देखो दोनों बहुत ही ऑड चैप्टर हैं, वो ऑड सब्जेक्ट्स हैं, यहां पर कुछ भी नंबर की बातें नहीं है, यहां पर बहुत सारी नंबर की बातें हैं मैथ्स के अंदर, है ना। 10th क्लास के लिए तो ऐसा ही है। तो एसएसटी में चैप्टर बहुत सारे हैं भैया, उसको भी आपने ज्यादा फ्रीक्वेंसी देनी है। मैथ्स को भी आपने ज्यादा फ्रीक्वेंसी देनी है। अगर आप 6 दिन पढ़ते हो, एक दिन मान लो हम रेस्ट लेते हैं, एक दिन हम मौज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 दिन रेगुलर पढ़ते हो तो 3 दिन मैथ्स, 3 दिन एसएसटी, ऐसे उठा लो। 3 days मैथ्स, 3। कुछ टीचर ये भी कहते हैं कि रोज मैथ्स करो, भाई आपकी मर्जी है, दिल लगता है करो, दिल लगता है रोज मैथ करो। कुछ के पापा, फादर साहब या मदर, है ना, वो बोलते हैं बच्चे को भाई तू रोज मैथ्स करेगा, उनकी बचपन से आदत होती है रोज मैथ्स करने की। ऐसे बच्चे हैं बहुत सारे, मतलब मैंने देखे हैं, एक्सपीरियंस तो बहुत सारा बच्चों के साथ रहा है काम करने का, पढ़ाई करवाने का उनको, है ना। तो देखे हैं मैंने, वो रोज मैथ्स करते हैं, मैथ्स के बिना वो रहते नहीं है। तो अगर आप ऐसे हो बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, लेकिन कम से कम 3 दिन हफ्ते में मैथ्स, 3 दिन हफ्ते में एसएसटी करनी है, 2-2 घंटे वाली, जो ज्यादा देखो मोर लिखा हुआ, ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको किसको देनी है, मैथ्स और एसएसटी को देनी है। कम फ्रीक्वेंसी के अंदर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, आईटी, ये सब चल जाएंगे, जिस भी तरीके से आप इसको डिवाइड करते हो, ठीक है। साइंस से कम फ्रीक्वेंसी वाला ही है, 13 कुल चैप्टर हैं। मैं मानता हूं चैप्टर लंबे लंबे हैं, मैं मानता हूं चैप्टरों में मेहनत ज्यादा है, मैं मानता हूं चैप्टरों के अंदर न्यूमेरिकल भी है कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन एज कंपेयर टू 9th वाली साइंस, 10th वाली साइंस आसान है। एज कंपेयर टू 9th वाली साइंस, 10th वाली साइंस आसान है, ठीक है जी। तो इसलिए 9th में अगर कहीं कुछ कम मेहनत रह गई हो, 10 में करी नहीं पड़ेगी डेफिनेटली। तो उसके लिए भी अगर आप 1.5 घंटा निकाल पाओ, है ना, वो आपको देखना पड़ेगा कैसे निकालना। मुझे हफ्ते में 3 दिन निकालूंगा, हफ्ते में 2 दिन निकालूंगा, क्या करूं। और हिंदी, इंग्लिश और इसको भी आपको उसी हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको डे को तो आपने 2 स्लॉट में डिवाइड कर लिया, 2 घंटा 1.5 घंटा, बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी ले सकते हो आप चाहो तो, 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, जो आप लेना चाहो, ठीक है ना। 2 घंटा 1.5 घंटा, 2 घंटे में मोटा सब्जेक्ट उठा, 1.5 घंटे में पतला यानी लेस फ्रीक्वेंसी वाला सब्जेक्ट उठाओ, साइंस, इंग्लिश या हिंदी। अगर आप इस तरीके से रेगुलरली चलोगे, रोज चलोगे, तो मैं ये मानता हूं कि आप बाकियों के मुकाबले काफी जल्दी अपना कोर्स पूरा कर लोगे, बाकियों के मुकाबले एक बेटर एज पर रहोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे टाइम से, रिवीजन भी हो जाएगा कहीं कहीं बार आपका। और कौन रोक सकता है फिर आपको 95% ज्यादा स्कोर करने के लिए। भाई मैं भी चाहूं ना तो रोक नहीं पाऊंगा, मैं तो चाहूंगा ही नहीं, खुद भी अगर आप चाहो तो रोक नहीं पाओगे अपने आप को 95% स्कोर करने से, ठीक है ना। इतनी आदत हो जाएगी आपको ये काम करने की। तो ये कुछ टारगेट टेबल की बातें थी। और जो बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, फॉलो करते हैं, ऐसे कुछ होंगे 2-4%, है ना, अपने हीरे मोती, इस तरह के बच्चे भी होते हैं जो टाइम टेबल फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मैं मेजॉरिटी बच्चों की बातें कर रहा हूं, टाइम टेबल फॉलो नहीं होता उन बच्चों से। आई वॉज वन ऑफ देम तो मैं टारगेट टेबल को टारगेट करता हूं, टारगेट टेबल को बनाने की कोशिश करता हूं। होपफुली आपको फायदा कहीं ना कहीं देगी, ठीक है जी। तो बस इसी के साथ मैं इस सेशन को एक एंडिंग की तरफ लेकर के जाऊंगा कि भाई मोमेंटम आप ऑलरेडी 9th क्लास से जानते हो क्या होता है। मास और वेलोसिटी, यानी आपको मास यानी आपको बल्क कैरी करना है, सिलेबस का एक बल्क आपके पास होना चाहिए। और मोमेंटम यानी एक स्पीड कांस्टेंट आपको कैरी करनी है,
ठीक है, तो दोनों मिलके मल्टीप्लाई होकर क्या बनते हैं, मोमेंटम बनता है ना। मोमेंटम क्या है, पी से डिनोट होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास भी चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए, यानी आपको एक सिलेबस का कंटेंट भी आपको अपने पास कैरी करके रखना है और उसको एक स्पीड के साथ आगे भी बढ़ाना है। तो यस, यू हैव टू कीप अप द मोमेंटम, एक कांस्टेंट पेस आपको मेंटेन करके रखनी है और उसी का नाम है कि कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। सक्सेस का एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंसी, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिला करके 95% के पार लेकर के जाएगा इस बोर्ड के अंदर। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अब कभी और किसी और वीडियो के अंदर ऐसी ही किसी एक्साइटिंग स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।